नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम कैंपस। तो हम आज डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर को, और करंट अफेयर के साथ साथ आज को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई ऐसे फैसले लिए और आज जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजों के बारे में वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी हो रही है और आगे हो सकता है इसी 5 साल के अंदर, इसी लोकसभा चुनाव के अंदर जो 2024 में हुआ और जो आगे जा रहा है, इस सेशन में ही शायद चुनाव हो और इसमें बदलाव हो कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस पर जो रिपोर्ट दिया गया, रिकमेंडेशन दी गई थी उस रिपोर्ट से, तो वो शायद इम्प्लीमेंट हो इस बार, क्योंकि कैबिनेट ने इस पे बैठक की। हाल ही में कैबिनेट ने से अप्रूवल हाई लेवल मीटिंग हुई और उस पर चर्चा हुई कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे क्या करना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट आर द 11 प्रपोजल्स ऑफ कोविंद पैनल। तो रामनाथ कोविंद जी ने एक पैनल गठित किया था, उसके थ्रू बताएंगे कि क्या हुआ, इस 11 प्रपोजल्स में क्या क्या दिया गया है और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। Union Cabinet on Wednesday approved the high-level panel recommendations of holding simultaneous elections for the Lok Sabha and Assembly and local bodies of the states। तो इसका मतलब है कि जो हाई लेवल एक पैनल रिकमेंडेशन किया गया, तो उसको एक साइमल्टेनियस वोट मतलब होता है कि जो वोट होते हैं उस एक इलेक्शन में, पहले किसी चीज का इलेक्शन हुआ उसके जस्ट बाद साइमल्टेनियस मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव लोकल बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत, इन सबके एक साथ, पहले लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ, उसके बाद में जो लोकल बॉडीज वगैरह है उनके, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा वगैरह के चुनाव होते हैं, उनके चुनाव अप्रूव कर दी हाई लेवल पैनल कमेटी को। एक पैनल गठित किया गया था किसके द्वारा, चेयर्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और 11 रिकमेंडेशन दिए गए इनके द्वारा नेशनल वाइड कंसेंसस बिल्डिंग एफर्ट, वाइल द कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी जैसे कम्युनिस्ट एंड अदर मार्क्सिस्ट पार्टी है अपोज कर रहे हैं वो सब इसका, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी एंड नेशनल पैनल पार्टी सपोर्टेड कर रही हैं, कुछ पार्टी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। इस सिंपल एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले रिकमेंडेशन इसमें है कि जो मल्टीपल इलेक्शंस हैं एवरी ईयर, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई उस कमेटी में, उसमें कुछ पॉइंट दिए गए 11, उसमें इसी तरह की बातें की गई जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, और जो जब इलेक्शंस आते हैं तो इकोनॉमिक जो प्रभाव पड़ता है कंट्री के ऊपर वो बहुत ज्यादा निगेटिव है। जो हम डेवलपमेंट में पैसा यूज कर सकते हैं वो पैसे इलेक्शंस में चले जाते हैं, बहुत सारी रैलीज होती हैं और 4-4 महीने का वो लगा दिया जाता, 2-3 महीने का तो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह यूज किया जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बिजनेस और बहुत सारी चीजें जो हैं उससे बाधित होती हैं, रुकती हैं, प्रभाव पड़ता है बहुत सारा। उसी की वजह से बताया गया नेगेटिव इफेक्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशली। तो फर्स्ट स्टेप है सिंक्रोनाइज इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, लेटर म्युनिसिपल पंचायत और इलेक्शन विल बी अलाइज्ड विद द हेल्ड ऑफ 100 डेज, विद इन 100 डेज, 100 दिन के बाद पहले एक इलेक्शन होगा, उसके जस्ट बाद दूसरे टर्म के इलेक्शन होंगे, जैसे कि अगर लोकसभा का चुनाव हो गया उसके जस्ट बाद 100 दिन के अंदर राज्य पंचायत वगैरह के चुनाव भी होने लगेंगे, म्यूनिसिपल एंड पंचायत वगैरह के चुनाव। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस प्रेसिडेंट में भी इशू एंड notifications date when the Lok Sabha House
upon this maintain synchronizations अभी कुछ चुनाव वगैरह हो रहे हैं, उसके बाद में ये सब मेंटेनेंस सिंक्रोनाइज के बाद में मैं बताने के लिए कोशिश की है। न्यू स्टेट असेंबलीज फॉर्म आफ्टर द स्टार्ट विल बी स्टोर्ड टर्म मैच नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो, जो हमारी जो पार्लियामेंट बनी हुई है उस पार्लियामेंट में जिस तरह से सीटें जो बढ़ाई गई हैं, उसमें जो बैठने के लिए जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है, 888 की गई है। तो उस पार्लियामेंट में जो सीट्स वगैरह बढ़ी हैं, तो उसका मतलब ही है कुछ पीछे, उसका मतलब यही है कि जो हम इस आबादी में से अभी जो हमारा सेंसस भी नहीं बहुत दिनों से हुआ, और सेंसस की वजह से जो लगातार जो हमारे चुनाव होते हैं और कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत सारी असेंबली लोकसभा जो सीट्स हैं वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ही आप उसमें जो सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो वो अभी तक नहीं बढ़ी है बहुत दिनों से इसमें, क्योंकि उस जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि बहुत सारी सीटों बहुत सारे और चुनाव में जो पार्टिसिपेट करेंगे लोग उन्हें बिठाने के लिए। तो इस वजह से ये सीट जो इस तरह की जो सीट्स वगैरह थी वो नहीं बढ़ाई गई थी। तो हो सकता है आगे जाके इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी भी है। बहुत सारे स्टेट्स हैं और कई नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी सीटें नॉर्थ इंडिया में बढ़ने की संभावना ज्यादा है। The economy the committee suggests forming of the implementation group to ensure the steps and carry the effectiveness। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती हैं, देखो ये पॉइंट्स वगैरह वही नॉर्मल पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कभी भी चुनाव होंगे तो उसमें कौन कौन से निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जानना ये पहले हमें है कि जो चुनाव हो रहे हैं मल्टी जो साइमल्टेनियसली जो लगातार एक चुनाव हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद लोकसभा, फिर स्टेट असेंबली, फिर पंचायत, और बहुत सारे चुनाव होते रहते लगातार चलते रहते, तो उससे इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। इकोनॉमी का इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद में कई बार जो हमारी फोर्सेस वगैरह है उनको भी बहुत ज्यादा इस चीज में बिजी रखा जाता है, टीचर्स स्कूल के हैं, और जो इकोनॉमी तो होती जाती है, उसके बाद में जो जिस तरह से जो पार्टियां हैं वो कभी भी अपने उस मूड में नहीं आती हैं, कभी भी एक इफिशिएंट इफेक्टिव किसी काम को करने की, क्योंकि वो हमेशा उनका मूड ऐसा ही रहता है कि इलेक्शन है, प्रचार करने के टाइम में वो हमेशा ही पूरी मतलब एक बार चुनाव होने के जस्ट बाद ही वो दोबारा से किसी दूसरे चुनाव में बिजी हो जाते हैं। जहां उन्हें कुछ भी काम करना चाहिए तो वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को भी साथ साथ लेके चलना है, तो काम करने के साथ साथ पार्टी और दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। जब एक बार चुनाव होगा तो कम से कम 5 साल तो मिलेगी काम इंप्लीमेंट करने के लिए, चीजों को देखने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए। चीजें सरकार को नहीं चाहिए कि सरकार देखो जिस तरह का अपना सिस्टम बना हुआ है, तो वो जो लीडर है वो भी क्या करे, वो भी उसी तरह से अपनी बिहेव और अपनी चीजें को करना भी पड़ेगा। किसी चीज को अगर कोई चीज कर रहे हो आप, तो उसमें उसी तरह से इंप्लीमेंट होगा जिस तरह से आप कोई चीज कर रहे हो। कैबिनेट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी साइमल्टेनियस इलेक्शंस। 18 तारीख को ये 17 को ये कैबिनेट ने इसे अप्रूव मान लिया। इसमें जो इलेक्शंस हैज बीन साइमल्टेनियसली बिटवीन 1951 से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, और उसके बाद में लॉ कमीशन 117 थ्रू वोट 1919 में द इलेक्शन लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years। पार्लियामेंट कमेटी 79th रिपोर्ट में 2015 में सजेस्ट किया था ये मेथड की साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं 2 phases में। हाई लेवल कमेटी चेयर श्री रामनाथ कोविंद है, जिन्होंने कंसल्टेंट बोर्ड एंड स्पेक्ट्रम स्टेक होल्डर्स एंड इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया है। और अब ये जो इलेक्शंस होंगे, जो आगे इलेक्शंस होंगे, उनमें इस तरह के बदलाव करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है इंप्लीमेंट होगा कि 2 फेज में चुनाव हों। पहले फेज में होंगे स्टेट असेंबली, लोकसभा और असेंबली ऑफ इलेक्शन साइमल्टेनियसली, और दूसरे फेज में होंगे जो
जैसे पंचायत है, म्युनिसिपल पार्टीज है, इनके 100 दिन के अंदर ही, उसके 100 दिन के अंदर ही उनमें भी होना है। लोकसभा जो पंचायत और म्युनिसिपल पार्टीज में कॉमन जो वोटर आईडी वगैरह भी है, वो कई बार दो दो तरह की वोटर आईडी होती है लोगों को, दो दो बार क्या पंचायत की अलग होती है, स्टेट की अलग होती, वो पंचायत इलेक्शंस की अलग होती है, तो वोटर लिस्ट भी अलग अलग बनी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अलग है, तो सबके अपने अपने जो बोर्ड होते हैं, तो दोनों की अलग अलग लिस्ट होती है। उसमें भी इम्प्लीमेंट होना है, वो भी एक बने और उससे बहुत ज्यादा एक फेयर वोटिंग की वो भी आएगी कि हाँ, आपको जो कैंडिडेट है उसको भी प्रॉब्लम नहीं है, जो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक आईडी को आराम से संभाले। एक बार वोट जब एक ही कंपनी किसी दो काम को करेगी, एक सॉरी जो काम कोई वर्क कर रहा है या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई मान लीजिए तो इंडिविजुअल्स है, वो एक मल्टीपल आइडेंटिटी रखनी पड़ती है। कई अलग अलग वोट्स होते हैं, तीन तीन वोट लिस्ट है, तो उनमें से नाम रखना कई बार कट जाते हैं, बहुत सारे वोट फिर दोबारा से बनना वोट, ये सब बहुत सारी है। क्या ये सब एक इकोनॉमिक का ही वेस्टेज है। और नेक्स्ट है इंडन इंडस इंडस वाटर कमीशन। इंडस वाटर कमीशन क्या है? जो हिमालयन रीजन में जो हमारी 6 नदियां हैं, उन नदियों की एक 1960 में एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था कि उस पे जो 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 उनका पानी है ना नदियों का, वो जो पाकिस्तान के साइड में जो नदी बह के जाती है, वो उनमें से कितना हिस्सा किसको मिलेगा। तो उसमें जो दोनों को एक समझौता करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक समझौता किया था, उस दोनों के बीच की रिकमेंडेशन में जो क्या कहते हैं, जो जो इंडस वैली जो इंडस वाटर जो कमीशन है, उसने एक रूल बनाया था कि इस तरह से आप पानी का बंटवारा कर सकते हो, क्योंकि जो नेचर है ना, वो किसी के हाथ से बना हुआ तो है नहीं, कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस नेचर को, किसी भी कंट्री का बंटवारा हो या फिर कुछ भी हो, तो नेचुरली जो चीजें होती हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता है। तो उसके लिए एक ऐसी इस तरह से कमीशन बनाई गई, उसे बताया गया कि कितना पानी इंडिया यूज कर सकती है और कितना पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है। तो इसमें से कौन कौन सी नदियां हैं, वो जो पानी जाता है, जो कुछ पानी पाकिस्तान में जाता है, कुछ इंडिया में, तो उस पे एक वर्ल्ड बैंक ने इस पे एक समझौता किया था दोनों के बीच में। तो वो क्या है? इंडस इंडस वैली इन जो इंडस सॉरी यार, कब जाता है इंडस वैली। इंडस जो नदी है, वो इंडस सबसे ऊपर है, वो पानी इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का पानी है, वो 20% पाकिस्तान वो इंडिया में रहेगा और 80% इसका पानी पाकिस्तान में जाएगा। और वैसे ही जो रावी, व्यास और सतलज है, इसका पानी 80% इंडिया में रहेगा और 20% पाकिस्तान में जाएगा। तो इस तरह से इसका जो इस इन दोनों का नदियों, इन 6 नदियों का जो पानी का जो कंट्रीब्यूशन था, वो कहाँ कहाँ कैसा हुआ। तो इसमें जो ये आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो स्थानीय सिंधु आयोग की कई बैठकें नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत दिन से इस पे एक वो थी कि हर साल इस पे बैठक होगी और इस पे बात की जाएगी, जिस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो वो सुलझाई जा सके बैठ के। हर साल इसकी बैठक होनी थी, बट इंडिया कई बार बहुत बार बोल चुका है, 2-3 बार अभी, कि इस पे चेंज किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन पाकिस्तान अभी सुनने के लिए राजी नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार ऐसे नोटिस दिए गए हैं पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान अभी भी कोई जवाब दे नहीं रहा। तो 64 वर्ष के पूर्ण मूल्यांकन की चर्चा नहीं करती है। आखिरी मई 2022 में दिल्ली में हुई थी इसकी चर्चा, तब से कोई चर्चा नहीं हुई है। 2023 जनवरी में भारत ने संधि के संशोधन करने पर बातचीत शुरू करने के लिए पाकिस्तान को 4 बार लिखित सूत्रों के अनुसार संतोषजनक प्रक्रिया नहीं मिली है। तो इस वजह से अब इंडिया इसको चाहती है कुछ इस पे जो इम्प्लीमेंट्स हैं, बदलाव हैं, वो किए जाए, चेंज किया है दोबारा से। इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वाटर का जो पानी का सोर्स है उसको दोबारा से इस पे समझौता किया जाए, कुछ तरीके बदलने चाहिए। तो गवर्नमेंट के कुछ तरीके होंगे, कुछ अपने दिमाग में सरकार चाहती है कुछ ना कुछ बदलाव समय के साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में बदलाव होता है। बहुत सारे टाइम के बाद
आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, बेशक कितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है, बट इंडिया से तो जा रहे हैं ना। 1960 में ये जो वर्ल्ड बैंक ने इस पे वो फैसला दिया था, संधि जल समझौता हुआ था IWDT 1960 में। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन एक्चुअली क्या है, क्यों फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। फाइनेंस कमीशन एक्चुअली जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, जो टैक्स का पैसा, वो टैक्स का पैसा कई बार बहुत सारी स्टेट्स वगैरह में देने के लिए कोशिश की जाती है। बहुत सारी स्टेट को जो गवर्नमेंट इशू करती है इस तरह के जो मैटर हैं, कि जैसे GST हो गया और इनकम टैक्स हो गया, बहुत सारे सेंटर के जो कलेक्शन है ना, वो सेंटर के पास जाता है, और उसमें जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, उस तरह से जो बंटवारा करता है, उसका जो फाउंडेशन रखता है फाइनेंस कमीशन। तो एक्चुअली फाइनेंस कमीशन के ही पीरियोडिकल कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 में आता है, 280 में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडियन इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फर्स्ट कमीशन स्टेबलाइज हुआ था 1991 में अंडर द फाइनेंस कमीशन एंड द मिसलेनियस प्रीवियस एक्ट 1951। तो तब से जो 15th का फाइनल कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल कमीशंस है, ऑपरेट अंडर द टर्म ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एवरी कमीशंस एंड फाइनेंस टर्म क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट द एलिजिबिलिटी पावर ऑफ द फाइनेंस एंड कमीशंस। देखो, as per the constitution the commission is appointed every 5 years and the consistence of chairman for other members। मतलब एक चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे, इसे अपॉइंटेड किया जाता है, और एवरी 5 साल में ऐसे कंसिस्टेंटली जो अपॉइंटेड किया जाता है लगातार। तो अभी जो बात हो रही है, तो उसमें से 41% जो टैक्स है ना, स्टेट से लिया जाता है, वो दिया जाता है सेंट्रल द्वारा। तो 41% है, बल्कि जो स्टेट है ना, सदर्न स्टेट जैसे कि वो केरल हो गए या फिर तमिलनाडु वगैरह, इनकी जो इकोनॉमी है ना बहुत अच्छी है, काफी अच्छी, इनकी जो GDP ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से इन लोगों का मानना है कि हम लोग जब इतना टैक्स भरते हैं, तो जो शेयर है ना टैक्स का, वो हमें उस तरह से नहीं मिलता है जितना हम शेयर भरते हैं। हमारे यहाँ से जितना टैक्स दिया जाता है उस तरह से हमें कोई सुविधा सेंटर द्वारा नहीं दी जाती, या फिर जो भी, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो नदर्न साइड की स्टेट है उनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अब स्टेट, सारी स्टेट से कलेक्शन आएगा, जितना भी GST का कलेक्शन हुआ, टैक्स का कलेक्शन होता है, तो वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है, पॉपुलेशन के हिसाब से और इम्प्लीमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इन सबको देखना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक स्टेट जो सबसे ज्यादा GDP है, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी इनकम आती है, सबसे ज्यादा कलेक्शन इनकम का होता है, या GST का कलेक्शन होता है, तो अब जो कलेक्शन है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टेट्स का कहना है यहाँ पे कि वो 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सेंटर, वो स्टेट को करे। GST framework and the pensions and assuming the significance the backward of the parties sum allocated 2024-25 fund of Kerala सेकेंड फेजेस ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड अदर, इस तरह से बहुत सारी जो 45% वेटेज बताया गया। गवर्नमेंट यहाँ पे ना सेस, देखो सेस और सरचार्ज वगैरह है वो गवर्नमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करती है कभी भी, स्टेट वगैरह के पास साथ सेस और वो कलेक्शन गवर्नमेंट सेंटर के पास रहता है। सेंटर ने GST जब से लाई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है स्टेट्स को, जब से गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST लागू की है इंडिया के अंदर, तब से लेके आज तक ये झगड़े होते ही रहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया है। स्टेट के पास जब पैसे की प्रॉब्लम्स होती है तो सीधा ब्लेम करते हैं सेंटर को, तो ये होता ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ये 32% दिया जाता था, फिर
42% किया गया, लेकिन अब सेंटर ने इसे 41% कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना भी कलेक्शन हुआ उसका 41% स्टेट को जाएगा। जैसे गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, इनकी जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी मानो या फिर एक नेचुरली रिसोर्स इनके पास है। जैसे अब ये सारे के सारे इनके जो बाउंड्रीज है ना, वो एक समुद्र से लगते हैं, और समुद्र की सीमा से लगने वाले जितने भी स्टेट होते हैं वहां डेवलपमेंट होता ही है, क्योंकि जहां पोर्ट वगैरह होंगे वहां से आराम से जो किसी भी चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो और चीजें हैं तो वो आसानी हो जाती है। उसमें जितनी भी कंपनियां आती हैं वो ऐसी जगह पे कंपनी को स्टेबलाइज करते हैं कि जहां पे आप किसी चीज को लाने ले जाने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट में आसानी हो और ज्यादा खर्चा भी ना आए। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द जो कंपनी है वो जो कोस्ट एरिया है, जितनी भी साइड समुद्री तट की एरिया है, जितने भी स्टेट हैं उन्हीं स्टेट में ज्यादा करते हैं।